फ्रिक्शन फोर्स और कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? कांटेक्ट फोर्स। उसको मैं यहाँ पर FC से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जब भी दो फोर्स होंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। ठीक है, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो बताइए रिजल्टेंट कैसे निकला जाता है? पैरेललोग्राम। अगर हमने टेल से टेल जोड़ा है तो पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। वो क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ? कि इसके पैरेलल इधर लाइन खींचिए और इसके पैरेलल इधर लाइन खींचिए, ये बन गया पैरेललोग्राम। और रिजल्टेंट कैसे आएगा? जहां से टेल जुड़ी हुई है उसको मिला दिए डायगोनली। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए नॉर्मल है मेरा और ये FR है, फ्रिक्शन फोर्स है। दोनों फोर्स है, दोनों वेक्टर है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? बोलिए N स्क्वायर प्लस FR स्क्वायर। ये लिख लीजिए। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का जो तरीका है, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को, ये मैग्नीट्यूड आया डायरेक्शन में। हो गया? अच्छा, ये जो मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, मान लिया कॉन्टैक्ट फोर्स मेरा ये आया रिजल्टेंट, मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया। तो ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, इसको मान लेता हूं ये थीटा है। ठीक है, कुछ और मानना है कुछ और मान लिए, थीटा मान लिया। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे वो एंगल ऑफ रिपोर्ट कहलाता है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड कांटेक्ट फोर्स। इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या आएगी? बोलिए। बहुत आसान है, फिर पैरेललोग्राम बना दिए। क्या करेंगे? इसका पैरेलल यहां बनेगा है, और इसका पैरेलल यहां बनेगा। ठीक है, और तो ये थीटा क्या आ गया? टेन थीटा लिखिए। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्राइंगल आप देखोगे तो इस ट्राइंगल के अंदर इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? FR है। यही वाला फोर्स को यहाँ पे मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया है। वेक्टर को हम लोग पैरेलल भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा वेक्टर है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ?
इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, यानी इसको मैं ऐसे ले जा सकता हूँ। ओके, नीचे भी ले जा सकता हूँ ऐसे पैरेलल, आगे भी ले जा सकता हूँ, पीछे भी ले जा सकता हूँ, वेक्टर की पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए एक और ले लेता हूँ, ये बताइए ये इसके पैरेलल वेक्टर है नहीं? मान लीजिए ये वाला वेक्टर, तो इसको मैं इसके पैरेलल कहीं भी ले जा सकता हूँ, चेंज नहीं आएगा। इसको मैं इसके पैरेलल ऊपर ले जाऊं तो भी चेंज नहीं आएगा। पैरेलल मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 होना चाहिए, यानी और एंगल कैसे निकालते हैं वेक्टर का? टेल टू टेल से जोड़ देते हैं, यानी एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ेंगे तब एंगल निकलेगा। इस पॉइंट को लिखिए जल्दी से, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स is calculated by joining tail to tail। वेक्टर की ये टेल कहलाती है और ये ऊपर वाला पार्ट हेड कहलाता है, ठीक है। और इसको मैं अगर आगे ले जाऊं ऐसे वो भी पैरेलल शिफ्ट है, एंगल अभी भी जो है वो 0 है ना। इसको पीछे ले जाऊं वो भी एंगल 0, ये क्या कहलाते हैं? ये सब पैरेलल शिफ्ट कहलाते हैं। तो वेक्टर के अंदर हमें ये सहूलत दी गई है, वेक्टर का ये लॉ है, क्या आप किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला वेक्टर है तो इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, ये देखिए पैरेलल आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। इसके बीच में कोई भी चेंज नहीं है, ये मैंने शिफ्ट कर दिया, तो पहले शिफ्ट कर दिया। तो यही वाला फोर्स फिर ये वाला, क्योंकि वेक्टर चेंज नहीं हुआ। तो अगर ये एफ आर है तो ये भी क्या हो जाएगा? एफ आर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? ये तो नॉर्मल है ही। तो ये टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एफ आर फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय बेस क्या है? नॉर्मल। तो आ गया आंसर। और एफ आर की वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या होती है मुस्कान? म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स का यही तो फॉर्मूला है, म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे रख दीजिए म्यू इंटू एन अपॉन एन, एन से एन कट गया, तो यहाँ पर भी टेन थीटा क्या आ गया? टेन थीटा म्यू के बराबर, ठीक है जी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। और कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? एफ सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अभी तो बताया था, ये रहा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दिए तो कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। ये भी पूरा वेक्टर के अंदर हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग 2-3 केस बनाते हैं। एक केस बनाते हैं जब tan थीटा इज इक्वल टू म्यू है, इस वाले के लिए। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर यह हो गया ये थीटा है, तो इसके अंदर हमें केस 1 tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो आपसे पूछ सकता है एफ सी की वैल्यू बताइए कितनी होगी।
फॉर्मूला एफसी का हमको मालूम है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एन स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर, यही है। एन की वैल्यू कितनी है इस डायग्राम में, ध्यान से ध्यान देना। इस डायग्राम में नॉर्मल कितना है, बोलिए, ये नीचे लग रहा है mg, और ऐसे नॉर्मल कैसे लगता है हमेशा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। mg का क्या करेंगे, हम दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक नीचे की तरफ, ये हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल हमने पढ़ लिया है थीटा होता है, तो इस डायरेक्शन वाला एंगल क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। बोलो, क्लियर। तो नॉर्मल की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, तो ये और ये बराबर है, तो mg cos थीटा लिखिए। आ गए जी वाली आ गए। अच्छा ऐसा है, मैं आज रहूंगा यहाँ पर 6 बजे तक, तो जब बच्चों को लेने आया हूँ तभी मुलाकात होगी, तो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं रहूँगा, हाँ तभी करना होगा। तो नॉर्मल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मल की जगह मैं लिख सकता हूँ mg cos थीटा का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, ये ऊपर वाला नॉर्मल, नीचे वाले mg cos थीटा के बराबर है। इस बार mg के बराबर नहीं है, जो ये वाले केस में होता था कि नॉर्मल बराबर है mg के, वो जब होता है जब सरफेस हमारा फ्लैट होता है, इंक्लाइन प्लेन पे ये बराबर नहीं होता, ठीक है। ये लिखिए फॉर्मूला, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से देखिए सब लोग। हम लोगों ने पढ़ा, ये तो हम इंक्लाइन प्लेन का रिजोल्यूशन हम लोग कर चुके थे। अभी हमने पढ़ा कि कांटेक्ट फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो कांटेक्ट की वजह से अराइज होता है। तो यहाँ पे कांटेक्ट की वजह से कौन कौन सा फोर्स अराइज हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट की वजह से दो फोर्स अराइज हो रहे हैं, एक नॉर्मल, एक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो दोनों फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट ये होगा, बोलिए यही होगा ना रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड का दोनों वेक्टर का स्क्वायर करके रूट कर दिए आ जाता है रिजल्टेंट, ठीक है। ये सब फॉर्मूले हैं वेक्टर के, ये याद रखना पड़ेगा। तो कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। जल्दी से इतनी बात लिखिए, जल्दी से लिख लीजिए, कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला एटलीस्ट लिख लीजिए, और ये वाला डायग्राम बना लीजिए। आ गया, थोड़ी सी गड़बड़ करी है, सोचिए क्या गड़बड़ करी, आ गया। आपने जब mg स्क्वायर को mg स्क्वायर, अब पूरे का स्क्वायर है ना ये भी पूरे का स्क्वायर है, तो इसमें mg स्क्वायर इसमें कॉमन है, mg स्क्वायर इसमें कॉमन है, दोनों को बाहर निकाल लिए, बाहर निकालेंगे तो mg स्क्वायर क्या हो जाएगा, mg बन के बाहर आ जाएगा। इधर देखिए सब लोग, अब इधर देखिए, हो गया टाइम। अब इसमें भी mg स्क्वायर है, इसमें भी mg स्क्वायर है,
क्योंकि पूरे का स्क्वायर है ना ये, है ये भी पूरे का स्क्वायर है, तो इसमें mg स्क्वायर, इसमें भी mg स्क्वायर, तो दोनों में से mg स्क्वायर बाहर ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, mg का स्क्वायर अंडर रूट, अंदर क्या बचा, अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आया कहाँ गलती हुई आपसे? अब सब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो mg स्क्वायर है तो रूट के अंदर स्क्वायर 1 बन करके वापस आ जाता है, तो इसमें mg आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो केस हो गया 1, अब करते हैं केस 2, लिख लिया? चलिए, केस 2 में म्यू इज ग्रेटर देन टेन थीटा, इसमें बताइए एफ सी की वैल्यू क्या है? चलिए देखिए क्या है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, अंडर रूट एन का स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर। आ गया? इस बार फ्रिक्शन जो लगेगा वो बताइए क्या लिमिटिंग लगेगा? बोलिए, क्या लिमिटिंग लगेगा या नहीं? म्यू तो बड़ा है तो म्यू कैसे लगेगा, तो स्टैटिक ही रहेगा, म्यू बड़ा है ना, म्यू बड़ा है टेन थीटा से, तो ये रुका रहेगा, चलेगा नहीं। चलने की कंडीशन क्या है कि टेन थीटा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये चलेगा नहीं। लेकिन क्योंकि म्यू बड़ा है, मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा है थीटा, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया था तभी बराबर थे, यहाँ पे मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा है, मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा है इसका मतलब ये लिमिटिंग पे नहीं पहुंचा है, ये क्या कहलाएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, जो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, और एंगल बढ़ाओगे तो और बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा। वहां पे क्या पहुंचा था उस वाले केस में, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया था, तो यहाँ पे ये एफ आर क्या है, ये एफ स्टैटिक है, ठीक है, ये भी हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अब मुझे बताइए नॉर्मल की वैल्यू एक तो वही रहेगी mg cos थीटा का स्क्वायर, दूसरा फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए? तो ये अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा स्टैटिक, इसी के अकॉर्डिंग ही तो एडजस्ट करेगा, जितना ये फोर्स लगेगा उतना ही वो भी लगता जाएगा। जब एंगल थीटा इतना हो जाएगा कि म्यू के बराबर हो जाएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, तो अभी तो उससे कम वाला लग रहा है ना, जो भी लग रहा है लगेगा mg sin थीटा के बराबर, तो यहाँ पर भी एफ एस क्या आ जाएगा, mg sin थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया, और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, mg आ जाएगी। तो अंदर बढ़ते ही क्या होगा, ये स्लिप करने लगेगा, थीटा बड़ा हो गया फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से, ये स्लिप करने लगेगा। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स एफ सी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, नॉर्मल का स्क्वायर
प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर क्या होगा? नॉर्मल तो हमें पता है, नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, इसमें तो कुछ परेशानी वाली बात है ही नहीं, mg cos थीटा यही रहेगी। फ्रिक्शन की वैल्यू लिखनी है बस। हेलो ठीक है। और फ्रिक्शन क्या होगा भैया? फ्रिक्शन तो हमेशा म्यू एन होता है, फ्रिक्शन तो हमेशा म्यू एन होता है ना, ये फॉर्मूला तो इसका यूनिवर्सल है। जब स्टैटिक वाला होता है तो उस वक्त वो mg sin थीटा के बराबर हो जाता है, या लिमिटिंग हो तो भी, जब तक बॉडी रुकी हुई है। लेकिन जब चल जाएगी तब थोड़ी mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, तब तो ये फॉर्म बड़ा हो गया ना पीछे वाले से, तब किसके बराबर होगी? तब इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, लिख दीजिए, तो हो जाएगा mg cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस म्यू mg cos थीटा और इसका भी होल स्क्वायर। म्यू हाँ म्यू के लिख लीजिए, म्यू के लिख लिए, लेकिन हम म्यू लिख देते हैं तो जाहिर सी बात है, एंगल बड़ा हो गया रिपोज से तो वो मूव करने लगेगा। आप लिखना चाहें तो लिख सकती हैं, हेयर म्यू इज म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। ठीक है प्रियंका, यहाँ पे एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया, इससे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, इसलिए क्या हो गया, स्लाइड करने लगा। अब जब स्लाइड करने लगा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि अब तो मूव करने लगा ना, जब तक नहीं मूव कर रहा था तब तक ये दोनों बराबर थे। जब कोई चीज मूव नहीं कर रही इसका मतलब उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस बराबर हैं, तो ये बराबर थे। लेकिन अब ये चलने लगी है तो इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा हो गया, ये फोर्स बड़ा हो गया तो मैं इसके बराबर कैसे कह सकता हूँ? तो फिर मैं ये वाली वैल्यू की जगह ये वाला फोर्स नहीं रख सकता, फिर क्या रखना पड़ेगा, फिर मेरा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये वाला, इससे निकालूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसी से ये निकाल लिया, और n तो मुझे पता ही है mg cos थीटा के बराबर है, तो क्या किया मैंने, हाँ लिख दिया, तो ये म्यू n का होल स्क्वायर था ना, म्यू n का होल स्क्वायर लिखा ना। चलिए, तो क्या आंसर आया जल्दी से बताइए, इसको भी सॉल्व करिए, मैथमेटिक्स है अब तो आगे। हाँ वेरी गुड, क्या आएगा, mg तो बाहर आ जाएगा, और क्या आएगा, यहाँ भी cos स्क्वायर है, यहाँ भी cos स्क्वायर है, तो वो cos थीटा का बन के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे ये पूरा बाहर आ गया तो 1, और यहाँ पर म्यू स्क्वायर, ये वैल्यू। बोलो मुस्कान, ये समझ में आया? ये mg cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है और mg cos स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो दोनों में से जब कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, mg cos थीटा का होल का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बचेगा और इसकी जगह क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर बचेगा। अच्छा, जब होल स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट से बाहर आते वक्त उसकी पावर जो है वो 2 की 1 हो जाती है, तो पावर 1 हो गई।
तो अंदर क्या रहेगा, अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये हो तो कॉन्टैक्ट फोर्स दिया। बोलो फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट है आपसे। तो बताइए मुझे, अगर मैं थीटा को इंक्रीज करता हूँ इनिशियली, तो एफ सी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? मान लो मेरा ये प्लेन ऐसे है, ठीक है, ये मेरा हाथ है प्लेन, मैं इसको उठा रहा हूँ, तो थीटा इंक्रीज ही तो कर रहा हूँ, तो थीटा बढ़ता जा रहा है, तो एफ सी पे क्या फर्क पड़ रहा है? और लोग बताएं, बोलो जी। थीटा में बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बोलिए। ये थीटा में ये बढ़ा रहा हूँ, ये रहा, तो क्या होगा? हाँ, चलो अब बता दो, ये वैल्यू आई थी नहीं आई थी? तो थीटा मैंने बढ़ाया, एफ सी की वैल्यू शुरू में हमेशा एम जी ही आई है, आई है नहीं आई है? तो मैं ये कहूंगा कि इनिशियली ऑन इंक्रीजिंग थीटा एफ सी रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो, तो लिखो इस बात को। ये देखिए, यहाँ पर भी एम जी आया है, इस केस में भी, और इस केस में भी एम जी आया है। लेकिन यहाँ पे थीटा कम था, मैं बढ़ाते 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 क्या किया, म्यू के बराबर ले गया। दोनों जगह क्या है, एफ सी की वैल्यू कितनी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, देन ऑन इंक्रीजिंग थीटा, बोलिए। अब ये फॉर्मूला है, तो इसमें क्या हो रहा है, बोलो जी। थीटा इंक्रीज करने में क्या हो रहा है? और थीटा की वैल्यू जब थीटा बढ़ता है तो डिग्रीज होती है, बोलो। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा 0 पे 1 होता है, फिर उसके बाद 30 पे क्या हो जाता है, √3/2, फिर 45 पे 1/√2, फिर 60 पे 1/2 और 90 पे 0। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है क्या हो रहा है, हाँ, कॉस थीटा कम हो रहा है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देन ऑन इंक्रीजिंग थीटा कॉस थीटा डिक्रीजेज, देयरफॉर, बोलिए, एफ सी विल ऑल्सो डिक्रीज। क्योंकि फॉर्मूले में कॉस थीटा आ रहा ना, बाकी कोई चीज थोड़ी डिक्रीज कर रही है भाई, मास भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, म्यू भी सरफेस का कांस्टेंट है,
ठीक है ना। जैसे हमने काइनेटिक फ्रिक्शन में पढ़ा था उसके पहले कब पूछा रहे थे लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करके। हाँ नहीं, वो तो एक सडन चेंज आ जाता है, वहां पे उसका कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर जो है वो कांटेक्ट फोर्स का और एंगल का कंपैरिजन है। वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट वो कम होता ही है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। हो गया? क्या लिखा तीसरे केस में? क्या लिखा? ऑन यूजिंग थीटा एचसी और then on using theta cos theta increases or therefore एचसी will also decrease। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ये लैंग्वेज में लिखो, बोलिए। उसके बाद क्या हो रहा है? थीटा इंक्रीज करने पे ये फॉर्मूले में cos थीटा है, ये cos थीटा ये वाली वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ये ऑलरेडी ये डिक्रीज करेगी। ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इंक्लाइन प्लेन का ही। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है, मास दिया हुआ है 5 kg, एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, मास है इसका 5 kg, ये एंगल है 37 डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8। ठीक है, तो टेंशन बताइए क्या होगी? चलिए ट्राई करिए। ये प्रियंका समझ में आ गया ना? पहले क्या किया हमने? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला, कि देखा पीछे रोकने की ताकत कितनी है फ्रिक्शन की वजह से, वो कितनी आई लिमिटिंग फ्रिक्शन 32 न्यूटन। ठीक है ना, और आगे ले जाने की ताकत कितनी है 30 न्यूटन। तो ये पीछे रोकने वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो चलेगा ही नहीं, वहीं रुका रहेगा। जब वहीं रुका रहेगा तो फिर टेंशन काहे बात की? सबसे पहले यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन वो बड़ा है या छोटा है। एफ एल तो कितना आएगा? म्यू एन, और म्यू कितना है? 0.5। एन कितना है? एम जी कॉस
और उसका एंगल भी 37 है, नहीं इसका एंगल 53 है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, 63 है, ये 63 है। तो cos 53 क्या हो जाएगा? cos 53 का मतलब ये वाला, तो इसके लिए बेस 3 है और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 5 है, तो cos 53 की जगह 3/5 हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल को देखिए, दिख रहा है वो, फिर से बनाता हूँ, ये है ट्राइंगल, ओके। ये देखिए, इसमें ये एंगल कितना है? ये एंगल है 37, तो इसके सामने वाली साइड कितनी है? 3। ये वाला एंगल कितना है? 53, तो इसके वाले सामने वाली साइड कितनी होगी? 4। और इन दोनों का जब आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा 5, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब क्या लिया? cos 53, यानी ये वाला एंगल लेना है, तो ये जब एंगल लेंगे तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ये वाला एंगल ले रहे तो परपेंडिकुलर ये हो रहा था, बेस ये हो रहा था, बेस एंगल से जस्ट मिला हुआ था ना, परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए, तो cos कितना हो गया? 53, cos यहाँ से देखो, cos 53 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? और 53 ये हमारा बेस हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो 3/5 ये लिख दिया मैंने। इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन ये लग रहा कितना हो गया? बोलिए। और mg तो लिखा ही नहीं मैंने, इनटू mg, m कितना है? 10, और g कितना है? वो भी 10, तो बोलिए कितना हो गया? 30 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ कितना लगा है? वो निकल रहा है 80। चलिए, आगे की तरफ कितना लगेगा? m g sin 53, इसकी वैल्यू निकालिए। m की वैल्यू हो गई 10, g की वैल्यू हो गई 10, साइन 53 की वैल्यू हो गई सामने वाला 4, और हाइपोटेन्यूज 5, और ये हो गया mg साइन 53, ये आगे वाला फोर्स हो गया। तो इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 हो गया, 5 कट गया, 5 दूनी तो 10 दूनी 20, 20 चौक 80, 80 न्यूटन का फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, 80 न्यूटन। पीछे की तरफ जो लग रहा है वो 30 न्यूटन लग रहा है। तो बताइए मूव करेगी नहीं करेगी? करेगी मूव। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? आगे की तरफ है 80 और पीछे की तरफ है 30, तो 80 - 30 डिवाइडेड बाय मास है 10, तो बोलिए कितना हो गया? 50/10 इज इक्वल टू 5 मीटर/सेकंड²। क्लियर होगी बात? एक्सेलरेशन आ गया सबका एकदम, कोई डाउट किसी को? नो। इसमें ये एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया था कि मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो क्या है? L है, लेंथ L है, इसकी लेंथ को हम लोग मान लेते हैं L। ये वाली लेंथ यहां से लेकर के यहां तक ये L है, L है। तो ये और ये यहां से चलना शुरू हुआ है, तो कितने टाइम में यहां पहुंचेगा?
कितने टाइम में यहाँ निकालिए। ये इस स्लोप की लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगाएगा? क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच टाइम ब्लॉक will take to reach the bottom of inclined plane. Inclined plane के bottom पर पहुंचेंगे। सर इसकी पोजीशन ये थी पोजीशन बेटा मतलब कि मतलब अभी किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है? बिल्कुल ऊपर से चला है ना, तो एल डिस्टेंस से चला है। एल की वैल्यू आप लेना चाहे तो ले लीजिए। एल की वैल्यू मान लीजिए आपने ले लिया 10 मीटर। एल तो पूरी की है हाँ, जहाँ पे वो प्रेजेंट अभी फिलहाल रखा हुआ है वहां पे नहीं है, आप ऊपर बिल्कुल टॉप पे आना है टॉप। ये अब कहाँ चला गया? बिल्कुल टॉप पर चला गया। ये हो गया। कौन सी इक्वेशन लगेगी टाइम निकालने के लिए? हमें क्या क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। जब हमने ऊपर से छोड़ा है ना, तभी तो वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी? 0। तो ये हमको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। फाइनल वेलोसिटी को v मान लेते हैं। तो कौन सी इक्वेशन लगाई जाए? एक्सेलरेशन हमको पता है, ये निकाला हमने है। तो कौन सी इक्वेशन लगाई जाए? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। मेरी समझ में आ रहा है, ये सबसे बेस्ट है। तो डिस्टेंस सबको पता है कितना चला? l। बोलो डिस्टेंस कितना चला? l चला। डिस्टेंस पूरा का पूरा l है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने डिस्टेंस का मान लिया l। कोई वैल्यू लेनी चाहे 10 मीटर 20 मीटर वो भी ले सकते हैं। तो ये l हो गया। ut क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि u की वैल्यू 0 है, तो u इंटू t 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 5, तो इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू या चलो अभी ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन की जगह ए ही लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा है इंटू t²। तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए, E इज इक्वल टू अंडर रूट 2l/a। ये फॉर्मूला हो गया नहीं? हो गया भाई। ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो 12 हो जाएगा और a नीचे चला जाएगा। फिर t का स्क्वायर है तो ये रूट भी बदल जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, चलिए मैंने एक ब्लॉक को यहाँ से
वेलोसिटी v से ऊपर फेंका, ठीक है। एंगल इसके अंदर थीटा दिया हुआ है, फॉर्मूला ही नॉर्मली एक तरीके से ड्राइव हो जाएगा, फिर उसमें वैल्यू रख सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इस सरफेस का और इसके ब्लॉक का वो है म्यू। तो हमसे पूछ रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये बताइए क्या होगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, यानी कहाँ जाकर के रुकेगा, लगाइए। यस, रुक जाएगा, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी को मैं u मान लेता हूँ। मुझे क्या क्या पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, और स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। और क्या पता है मुझे, टाइम मुझे पता नहीं, मान मुझसे पूछा है। मैं और क्या निकाल सकता हूँ भाई, कोई भी इक्वेशन लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों में से एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकालिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, क्योंकि पीछे की तरफ जो है वो रोकने की वेलोसिटी ऊपर जा रही है और ये क्या करेगा, वो पीछे की तरफ रोकेगा। तो कौन रोकेगा, फ्रिक्शन फोर्स रोकेगा, बस। तो फ्रिक्शन फोर्स से रिटार्डेशन निकाल लिए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स निकाल दीजिए, इसमें कितना लग रहा है, लाना था। तो पीछे की तरफ ही यहाँ पे mg sin थीटा लगा, और हमेशा देखो ना जितने भी आपने किए हर जगह mg sin थीटा किधर लगता था, नीचे वाले साइड में, नीचे वाली साइड। फिर इसको ऊपर हम अप्लाइड फोर्स लेके जा रहे हैं, हमने जो वेलोसिटी दी है वो लेकर के जा रही है ना, हमने दी वेलोसिटी ने थ्रो किया है ना इसको। हाँ, तो क्या हो गया, नीचे एक और फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, एम जी साइन थीटा। बोलो जी, ठीक है। यहां से एक्सीलरेशन निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, सिंपल फॉर्मूला। नेट क्या है, नेट फॉर्मूला हो गया एफ आर, कितना हो गया, फ्रिक्शन फोर्स एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू। बोलिए, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया जी सर, आ गया। अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट, ठीक है। तो एम जी ये हो गया, और दूसरा फोर्स कौन सा है, दूसरा एम जी साइन थीटा, दोनों एक तरफ लग रहे हैं ना, और डिवाइडेड बाय मास। तो ये एम तीनों कट जाएंगे, हैं। तो एक्सेलरेशन में आ गया यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, न्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन, ये मेरा एक्सेलरेशन। ये बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है, रिटार्डेशन।
ये इस एक्सेलरेशन से रोक रहा है इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने। तो अब क्या करना है, अब मुझे क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो कौन सी वाली इक्वेशन में ये चार चीजें होती हैं? थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर क्या है, 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो रुक जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u स्क्वायर, तो u ही मान लेते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन क्या है बोलिए, म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा है। अब m तो कट गया ना बेटा, m तो कट गया, इनटू s हो गया। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, अच्छा ये रिटार्डेशन है तो मैं इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू, अच्छा g भी मैं बाहर ले लेता हूँ, 2g बाहर आ गया, तो म्यू कॉस थीटा प्लस साइन, ये आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। बोलिए किसी को इसमें डाउट, कोई प्रॉब्लम? ये थोड़ा सा एडवांस, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं? यस सर। रिटार्डेशन की वजह से लगा दिया ना, ये नेगेटिव साइन लगाया तो इधर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ने काट दिया। ये एक्सेलरेशन हमको मालूम है क्या है, रिटार्डेशन है ना। अगर वेलोसिटी को मैं इधर वाली को पॉजिटिव लेता हूं तो नीचे वाले इधर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो मैंने यहीं से नेगेटिव लेने की बजाय लास्ट में चल के मैंने कहा कि एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, देयरफॉर आई कैन पुट माइनस। ठीक है ना, बोलो शायद क्लियर है। चलिए, तो एक बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन का ही सवाल और है जो हम करते हैं, मतलब होमवर्क में दे रहा हूँ, अच्छा सवाल है, दिमाग लगाइएगा। ये अब कंडीशन क्या है कि इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू ग्रेटर देन 10 थीटा है। ठीक है, मास m है। ठीक है, तो बताइए मूव करेगा, नहीं करेगा, है ना। और मुझे मूव कराना था, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। जब ये मूव ही नहीं करेगा तो मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा ना, हाँ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम फोर्स बताना है कि वो मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, वो मिनिमम फोर्स कितना लगाया जाए। और ये भी क्लियर है कि इधर को ही लगाना पड़ेगा, है फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, तो एफ मिनिमम ये आपको कैलकुलेट करना है। हो गया, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है,
अगर म्यू छोटा है tan थीटा से तब क्या हो जाएगा? तो ये चलने लगेगा और मुझे इसे चलने नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? हाँ, तो भी मुझे एस क्या करना है? मिनिमम निकालना है टू स्टॉप दी बॉडी। बॉडी को रोकने के लिए मुझे मिनिमम ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। दोनों ट्राई करिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं।